चलिए जी, तो हमने अभी तक जो है टोटल 12 शायद देख लिया था, क्योंकि 4 बचे हुए रह गए थे ना। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक, एड वैलोरम, मिक्स्ड और कंपाउंड। मिक्स्ड और कंपाउंड एक में ही बताया था। अदर और टेक्निकल, ये तो हमने बताया था पहली क्लास में। फिर उसके बाद टीआरक्यू, टैरिफ रेट कोटा, एमएफएन। एमएफएन के अंतर्गत 3 अलग अलग बातें, प्रिफरेंशियल, बाउंड और अप्लाइड। फिर उसके बाद वेरिएबल टैरिफ की बात करी थी हम लोगों ने। फिर उसके बाद एक्सक्लेटेड टैरिफ की बात करी थी और प्रोहिबिटिव टैरिफ की बात की। इतना ही हुआ था ना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जिन्होंने क्लास लिया हुआ हो? हाँ पूछो। हमने क्या बोला था बेटा, दोनों एक ही चीज है। एमएफएन में क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा रेट तय किया जाता है, और जो रेट तय किया जाता है ना वो बॉन्ड टैरिफ कहलाता है, ठीक है। एमएफएन के द्वारा हो गया कि रेट तय किया गया, कि भाई वो जो डिसीजन मेकर होगा वो एमएफएन हो गया। डिसीजन मेकर कौन हो गया? एमएफएन। और जो रेट हुआ वो बॉन्ड हो गया। ऐसा नहीं कहते, हमने मैक्सिमम लिमिट बोला है ना, कि कोई भी चीज है उसके लिए मैक्सिमम लिमिट ये है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी हम लोग ट्रेड करेंगे उसके लिए मैक्सिमम लिमिट वो है, तो मैक्सिमम लिमिट को ही तो बॉन्ड कहते हैं ना हम लोग, ठीक है। रेट तय होता है एमएफएन के अंतर्गत, और जो मैक्सिमम रेट हुआ वो बॉन्ड हो गया हमारा, ठीक है। और किसी को कुछ? क्या वेरिएबल में हमने क्या बोला था बेटा, कि अगर कोई भी कम दामों पे सामान बेचेगा तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है वहां का गुड्स फिर कोई खरीदना चाहेगा क्या? नहीं भाई, उसको अगर सस्ता में मिल रहा है तो वो तो सस्ता वाला खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि वो डोमेस्टिक प्राइस के बराबर आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करी थी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर आ जाए। तो इसके लिए क्या करती है, चार्जेज हमेशा बदलती रहती है, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और एक्सक्लेटेड में हमने बोला था कि मान लो तुम्हारा यहां पर प्रोडक्शन का काम है। अब प्रोडक्शन का काम है तो तुम तो रॉ मटेरियल वगैरह मंगवा ही रहे हो बाहर से। फिर तुमने सोचा कि कभी कभी कि चलो फिनिश गुड्स भी मंगवा लेते हैं और डायरेक्ट बेच देंगे। तो गवर्नमेंट कहती नहीं, रॉ मटेरियल अगर तुम मंगवा रहे हो तो उस पर तो तुमको डिस्काउंटेड रेट लगेगा, उस पर तो तुम्हारा टैरिफ कम लगेगा। लेकिन चूंकि फिनिश गुड्स तुम मंगवा रहे हो तो हमें उसमें तो फायदा नहीं है, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेंगे। तो ये है एक्सक्लेटेड, कि अलग अलग चीजों के ऊपर है एक ही चीज। यहां भी तुम कार ही बना के बेच रहे हो, है कि नहीं, और बाहर से भी तुम कार ही मंगवा के बेचे हो, लेकिन एक में बना रहे हो और एक में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मंगवा रहे हो, तो दोनों पे रेट क्या हो जाएगा, अलग। इसलिए उसको कहते हैं एक्सकेलेटेड, ठीक है। और टैरिफ रेट कोटा, कोटा का मतलब हमने क्या बोला था, लिमिट। भाई हम लोग कुछ भी करते हैं तो कहते हैं ना, ओ लिमिट में कर, लिमिट से बाहर नहीं, कहते ये नहीं कहते। तो लिमिट में कर, तो अगर लिमिट तक तुम हो तो तुम्हारे लिए एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, नाम मात्र के लिए, बहुत ही कम, या कभी कभी फ्री भी होगा। हमने लिखा भी कि समटाइम्स जीरो भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। लेकिन उस लिमिट से अगर ज्यादा करोगे तो उसके लिए एडिशनल चार्ज देगा ना। इसको समझने के लिए तुमको बताते हैं, जियो का नेटवर्क का यूज करते हो ना, 1.5 GB डाटा का कोटा होता है, तो 1.5 GB तक तो एकदम मस्ती में चलता है। लेकिन उसके बाद जब 1.5 GB खत्म हो जाते, मैच चलते समय क्या होता है, चक्कर काटता है। तो फिर 19 रुपए का रिचार्ज करते हो या 29 रुपए का रिचार्ज करते हो ना, तो वो 29 रुपए आपको क्या हुआ, एडिशनल चार्ज लगा ना, तो वो 1.5 GB क्या हो गया आपका कोटा। तो वहां तक जो नॉमिनल चार्ज था वो तो आपसे ले लिया, ये फ्री है, 1.5 GB कहता है ना फ्री। उसके बाद आपको क्या लग गया, एडिशनल चार्ज, ये है टीआरक्यू। और बताओ। हाँ उसके कंपोनेंट्स में। हाँ टेक्निकल में मैंने बोला था कि देखो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर तो तुम ले ही रहेगा गवर्नमेंट, बोला ना, इसका जो कंपोनेंट्स है ना उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। जो मेन कंपोनेंट्स है उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा हो। रॉ मटेरियल कहाँ मंगाएंगे, रॉ मटेरियल में कंपोनेंट्स कहाँ हुआ? भाई जब ये मोबाइल मंगाएंगे तब नहीं मोबाइल के अंदर बैटरी होगा, और जब सारा चिप अलग अलग मंगवा रहे हैं तो फिर मोबाइल कहां से?
ठीक है ना। फिर तो वो सारा रॉ मटेरियल होगा ना, क्योंकि असेंबल होगा, और असेंबल होगा तो वो तो हमने एक्सकेलेटेड के अंतर्गत देख ही लिया है ना। तो टेक्निकल में क्या होगा कि फिनिश प्रोडक्ट तो मंगाएंगे और साथ ही साथ उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर चार्ज होगा। और किसी को कुछ पूछना है? जो नहीं पढ़े हैं वो तो पूछ भी नहीं सकते। बताओ। और पक्का देख लो। नहीं, वो मेरे मूड के ऊपर है ना, पता चलेगा अब ये बोलते हैं कि 5 को लिख के दिखा तो मिजाज टंच हो जाएगा। तो इसलिए पागलपंथी का दौरा हमें कभी भी चढ़ सकता है, वो अभी चढ़े, 1 घंटे बाद चढ़े, या 2 दिन बाद चढ़े। तो भाई इसलिए मैंने क्या बोला कि ईमानदारी से पूछ लो अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए, तो 13th नंबर की बात करेंगे ना बेटा आज हम लोग। अरे कौन सूटे मार रहे थे? जबकि आज मेरी क्लास लेने की हिम्मत नहीं थी, कल रात से इतनी खांसी हुई। यूट्यूब वाली क्लास मेरी आज कैंसिल हुई है। सवेरे सवेरे ग्रुप में मैसेज आया था ना, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्लास रखे कि कम से कम ये तो कंप्लीट इन लोगों का करवाऊं आज। चलिए, 13th नंबर, इंपोर्ट सब्सिडीज। सब्सिडीज कह दो या इंसेंटिव कह दो, एक ही चीज है। सब्सिडीज कह दो या इंसेंटिव कह दो, दोनों क्या है बेटा? एक ही चीज है। ठीक है, हमने क्या बात करी? इंपोर्ट सब्सिडीज की। तो अगर इंपोर्ट सब्सिडीज की बात करेंगे, इंपोर्ट सब्सिडीज को देखेंगे। नहीं बेटा, क्यों बोलेंगे? प्रेफरेंशियल अलग है, अभी तो हमने चार्ज नहीं किया ना, अभी तो बात की कि हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। जब चार्ज करेंगे तब ना अप्लाइड होगा। तो देखिए, नाम में लगा हुआ है कि इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बावजूद उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे दादा, ये कौन सी बात हो गई? बेटा कभी कभी ना ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे यहां पर किसी चीज की स्केर्सिटी हो गई। आप लोग देखते होंगे कभी प्याज महंगा होता है, कभी टमाटर बहुत महंगा हो जाता है, इस तरीके की स्थिति होती है, कभी दाल बहुत महंगा होता है। तो हमारे यहाँ अगर इन चीजों की दिक्कतें हैं, स्केर्सिटी है, तो हमको बाहर से कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। बाहर से क्या करना होगा? हमें इंपोर्ट करना होगा। अब अगर हम किसी को बोलेंगे रे हमें बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा सामान भेजना, और सुन तुम पे हम टैक्स लगाएंगे, सामने वाला भेजेगा? बोलेगा बुर्बक, मरने वाली स्थिति हो गया फिर भी जो है एकदम तन के खड़ा है। तो दिक्कतें क्रिएट होगी या नहीं होगी? तो कैसे होता है? भाई साहब बहुत दिक्कत है, तनी भेजो ना। तो हम क्या करेंगे? आपको कुछ लोभ देंगे तब ना। आपको क्या करे? लोभ दे। तो वो लोभ क्या होता है बेटा? सब्सिडीज, अर्थात छूट। तो गवर्नमेंट क्या करती है उस केस में, जब अगर किसी भी चीज की स्केर्सिटी, और नॉर्मली ये एग्रीकल्चरल गुड्स पे ज्यादा होगा क्योंकि स्केर्सिटी नॉर्मली उन्हीं चीजों की होती है। तो जब उसकी स्केर्सिटी होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगा? वो इंपोर्ट करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा बेटा? सब्सिडीज देगा। तो उसी को क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्सिडीज। और ये नाम मात्र की स्थिति में ऐसा होता है, बाय चांस होता है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। बट स्केर्सिटी कभी भी किसी को भी हो सकता है ना भाई, किसी चीजों की। तो उस केस में क्या करता है गवर्नमेंट? क्या देती है? सब्सिडीज यहां पर देती है। तो चलिए लिख लीजिएगा जरा इसके अंतर्गत, एन इंपोर्ट subsidy is simply a payment per unit और क्या हुआ? बढ़ाना है?
आके सर से दे धक्का, तोड़ के गिरा देते हैं। पर यूनिट और एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स imported. An import subsidy is simply a payment per unit or as percentage of value of goods imported. भाई स्पेसिफिक भी हो सकता है और एडवेलरम कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन यहां पर क्या है, छूट देने। पहले हम लोग साइकिल मंगाते थे तो 1000 रुपए तुमसे लेते थे, अब बोले यार बहुत दिक्कत है, साइकिल भेजो ना, पर साइकिल 1000 रुपए तुमको देंगे। तो सामने वाला भी खुश, क्या बात है, मजा आ रहा है, भेजता हूं। तो किसके कारण हो रहा है, स्केर्सिटी के कारण। ओके, तो जब इंपोर्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाए, छूट दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, सब्सिडीज। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 10% हमारा जो है चार्ज हो रहा था टैरिफ, हमने बोला कि सुनिए ना, अभी अगर तुम भेजते हो गुड्स, मतलब तुम अगर एक्सपेक्ट करते हो हम तुमसे मात्र 2% टैरिफ लेंगे, तो उसके लिए तो 8% बेनिफिट हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये भी ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हम ही दे दें, टैरिफ को कम कर देना भी क्या कहलाता है बेटा, सब्सिडीज होगा ना। टैरिफ को कम कर देना भी क्या कहलाएगा। अब जैसे मान लो आदित्य अपना टिफिन बॉक्स लाया और हमको बोला कि सर खाओगे, और मैं ऐसा आदमी जो जितनी है वो सारा निपटा के निकल जाए। फिर मैंने देखा, मैंने बोला रे आदित्य, आज मैं तुम्हें डिस्काउंट देना चाहता हूँ, कितनी रोटी लाया है, बोला 5, मैंने बोला 4 ही खाऊंगा। तो एक रोटी का क्या हो गया बेटा, फायदा हुआ ना उसको। तो इसका मतलब हमने क्या करा है, एक रोटी सब्सिडी दिया है या नहीं दिया है। तो ये होता है सब्सिडी का मतलब होता है टैरिफ को कम कर देना भी क्या कहलाता है, सब्सिडी। जरूरी नहीं कि हर बार दिया ही जाए, जो आपसे हम वसूलने वाले थे उसमें कमी कर देना, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सब्सिडी के नाम से जाना जाएगा। ये प्रेफरेंस कहां हुआ बे, प्रेफरेंस कहां पे आया था, WTO के मेंबर्स के साथ ना है। हम तो प्याज तुर्की से भी मंगा लेते हैं। नहीं, प्रेफरेंस का मतलब होता है हमने तुम्हें वरीयता दी, हमने तुम्हें सर्वोपरि माना, हमने तुम्हें इंपोर्टेंस दिया। लेकिन यहां इंपोर्टेंस की बात हमने थोड़ी ना करी है। हम तो क्या बोले, भाई हमें अभी जरूरत है तो हम मजबूरी में मंगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने बोला कि आप हमें भेजिए, आपको फायदा पहुंचाएंगे। ये बात यहां हुई है ना। तब बिना स्केर्सिटी के कैसे काम चलेगा, ठीक है। चल 14th, टैरिफ as a response to trade distortion. Tariff as a response to trade distortion. भाई अगर कहीं पर ऐसा स्थिति लगता है, अगर कहीं पर ये काम हमको लगता है कि सामने वाला हमारे बिजनेस को बर्बाद करना चाहता है, ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ये काम ना चाइना वगैरह का ज्यादा होता है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है ना, वो अधिकतर ऐसे ही काम करता है। कहते ना कि अगर भाई तालाब में एक बड़ी मछली को डाल दो तो छोटी वाले को जरूर निपटा देता है, नहीं होता इस तरीके से। तो वही काम यहां पर है कि अगर सामने वाला इंटेंशनली इस चक्कर में वो काम कर रहा है ताकि हम उस इकोनॉमी को बर्बाद करें और बाद में अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। जैसे आपको एग्जाम्पल बड़ी प्यार से समझाता हूं, आपने एक नाम सुना होगा बायजूस का, है कि नहीं। शुरू में देखे तो एकदम बिना शाहरुख खान के एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होता था। अरे बुर्बक, उससे अच्छा हमको ले लिया होता, उतना पैसों तो बचता, है कि नहीं, सैलरी दे देता बढ़िया, और क्या, खाली दिन भर ऐड ही करते रहते। हमको दिया नहीं, ले लिया शाहरुख को, तो वो सिमरन के चक्कर में बायजूस कर दिया, हो गया साफ, हो गया साफ ना।
जबकि उसने क्या करा था, प्राइस को एकदम मिनिमल रखा था, ये नहीं रखा था कि आराम से हम एकदम दाम कम कर देंगे, एकदम पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में हमारा ही जलवा होगा। जलवा हुआ जेल के अंदर। सब साफ भाई, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ी है अपने घर को बेचकर, तब सैलरी दी गई है। तो आपने बिजनेस को बर्बाद कर लिया या नहीं कर लिया? तो इसी तरीके से हो सकता है, वो तो क्या सोच के आया होगा कि हम आएंगे तो बाकी सारी कोचिंगें बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ हमारा राज होगा, है ना। हाँ, कुछ और भी हैं जिसके नाम ले नहीं सकते, एक आध 2 साल में सबका अस्तित्व पता चल जाएगा। लक्ष्मी नगर में 2 साल पहले जो है अनअकैडमी भी ओपन हुआ था, अनअकैडमी आया था, हमारे भी बहुत सारे बच्चे वहां पे गए। मैंने कुछ बच्चों को बोला मत जा यार, नया नया खोला, वो चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग भी अब 17 साल 18 साल से इस लाइन में, तो पता तो है कि क्या स्थिति है। मत जा भाई, वो टिकेगा नहीं। अरे नहीं सर बहुत बढ़िया है, ये वो पूरा इंडिया लेवल पर है। 30 सितंबर 2024 को अनअकैडमी दिल्ली से पैकअप, और बहुत सारे बच्चों का कोर्स बीच में छोड़ा गया और उनको बुला बुला के रिफंड किया गया, क्योंकि रिफंड नहीं करते थे कौन कितना केस झेले, इतना रिफंड भी करना पड़ा। तो दिक्कतें क्रिएट हुई नहीं, जबकि शुरू में आया तो कम दामों पर बच्चों को भरना शुरू। भाई नुकसान हमें भी हो रहा है, नो डाउट। ये बाहर वाले जो 2000 3000 5000 में पढ़ा रहे, नुकसान हमें भी तो हो रहा है ना, हमें भी मजबूरी में कम करना पड़ रहा है, क्या करेंगे जैसा मार्केट का हाल होगा। अब कोई 5000 ले रहा है, हम बोलेंगे ना हम तो फाउंडेशन का 50 लेंगे, तो बच्चा आएगा क्या हमारे पास? नहीं आएगा। तो उसका मेन मोटिव क्या है कि पूरी मार्केट को खत्म कर दो और सिर्फ उसके बाद हम अकेले। देख लो ना, रील्स वगैरह देखते होगे, 2 को जो है केला वाला खड़ा रहेगा, 60 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन। अब वो देखता अच्छा 50, चल हम भी 50 करते हैं, ठीक है, फिर 40, ये भी 40, 30 30, अंतिम में सब ले लिया आराम से 80 रुपए दर्जन। तो कहीं ना कहीं माइंड में क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट करना होता है। तो दूसरी इकोनॉमी भी तो यही चाहता है ना कि भाई हम किसी कंट्री में जाएं, वहां के बिजनेस को तहस नहस करें, वहां के बिजनेस को बर्बाद करें, और फिर उसके बाद मेरा ही जलवा हो। अब गवर्नमेंट इस बात को भांप गई, अरे दादा ये बहुत दिमाग लगावत है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं आओ, लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार तो हमारे पास है ना। इसी को आगे चल के हम ना जब एनडीएम की बात करेंगे, वहां पे इसका नाम दे देंगे सेफ गार्ड, इसी का नाम दे देंगे सेफ गार्ड। तो तुम हमारे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हो, तो हम अपना सुरक्षा तो करेंगे। भाई कोई आए तेरे मुंह पे मुक्का मारने लग जाए, तो आप बोलेंगे ये लो, इधर भी लो, ऐसा नहीं ना होगा। भाई वो हाथ उठाएगा तब तक मार दोगे, बोले अब बताओ कैसा लगा। तो ये किसमें किया है आपने, क्विक रिस्पॉन्स दिया है ना, ये क्या करा आपने, क्विक रिस्पॉन्स। तो गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा या इंपोर्ट नहीं होने देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट के पास हथियार के रूप में क्या है, टैरिफ। गवर्नमेंट के पास हथियार के रूप में क्या है, टैरिफ, चार्ज लगा देना। बोले सुन सुन, इंपोर्ट करवा रहा है हमारे पास 20% एक्स्ट्रा, भाई भर, हमारा रेवेन्यू बढ़ा तो कर बर्बाद। तो गवर्नमेंट जो ये काम करी है, ये किसके कारण, कि तुम हमारे यहां का बिजनेस बर्बाद कर रहे हो, उसके लिए ये रिस्पांस दे रहा है ना। तो वही देखिए क्या लिखा है, टैरिफ एज, कि हम क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं किस भी आप में, रिस्पांस के लिए टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, कि तुम जो हमारा बिजनेस बर्बाद कर रहे हो उसके रिस्पांस में हम तुम्हारे ऊपर क्या चार्ज कर देंगे, टैरिफ चार्ज कर देंगे। इसी से मिलता जुलता आता है बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटीज। इसमें तो उसका इंटेंशन था हमारे मार्केट को बर्बाद करना, लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि मान लीजिए हमने किसी गुड्स का उत्पादन किया, अब बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन कर लिया हमने, अब हमारे यहां पे लोगों की उतनी जरूरत है नहीं। अब अगर उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं तो हमारे पास तो सरप्लस हो गया गुड्स। अब सरप्लस होगा तो एक तो उसकी प्राइस कम होगी और दूसरा वेस्टेज होगा। तो अब हमने सोचा कि यार ऐसे भी पैसा डूब ही रहा है, चलो सस्ते दामों पे दूसरी कंट्री को भेज देते हैं। मतलब तुम्हारे लिए वो कचरे के बराबर था, कबाड़ था, और तुमने सस्ते दामों पर क्या भेज दिया, हमारे यहां पे। भाई अगर तुम हमारे यहां पे सस्ते दामों में भेज रहे हो, हमारा तो बिजनेस डूबेगा ना भाई,
हमारे यहाँ पर जो उन चीजों का कॉस्ट होगा वो तो ज्यादा होगा ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, तू हमारे यहाँ पे कबाड़ी बेच रहा है, भाई रुक, तेरे ऊपर चार्ज करते हैं, उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। क्या कहते हैं उसको बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। कि ये जो तुम कबाड़ हमारे यहां भेज रहे हो उसको रोकने के लिए हम तुम पे क्या लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो देख लो दोनों में मिलता जुलता चीज है। इसमें था कि तुम्हारा इंटेंशन था हमें बर्बाद करना, और उसमें इंटेंशन नहीं है, तुम्हारे यहां पे ओवर प्रोडक्शन हो गया है, तो तुम सोच रहे हो कि चलो यार बर्बाद हो जाएगा, सस्ते में बेच लेता हूं। दोनों में दो अलग अलग बातें होगी। एक में तुम्हारा इंटेंशन था कि हमको उसको बर्बाद करना है इसलिए हमें सस्ते में बेचना है, और एक में क्या था कि ओवर प्रोडक्शन हो गया है तो चलो हम सस्ते में बेच लेते हैं। तो जहां पर हमने ओवर प्रोडक्शन के बाद सस्ते में बेचा वो क्या होगा, एंटी डंपिंग। और जहां पर इंटेंशनली हम बर्बाद करना चाहते होंगे वो आएगा बेटा टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन के अंतर्गत। तो दोनों में अंतर समझ जाओगे ना, एक में इंटेंशनली है, एक में इंटेंशन नहीं है, ओवर प्रोडक्शन के कारण होता है ना कभी कभी कि भाई मान लो कोई दोस्त खाना मंगवाया, अब ज्यादा मंगवा लिया तो पड़ोसी को बोलता है अबे यार आना साथ में खाते हैं। बेटा वो प्यार नहीं कर रहा है आपसे कि साथ में खाते हैं, वो तो ये सोच रहा है बर्बाद होगा तो कुत्ते को खिला ले। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अब याद रखना कि कभी टिफिन में कोई अगर शेयर करने बोले और कभी नहीं कर रहा हो तो उसमें इंटेंशन ऐसा हो सकता है, बर्बाद होके कुत्ते को फेंकना, इससे अच्छा जीते जागते कुत्ते को दे एक रोटी। ठीक है, तो जहां इंटेंशनली होगा वो ट्रेड डिस्टोर्शन के अंतर्गत, और जहां पर इंटेंशन नहीं होगा, ओवर प्रोडक्शन हुआ होगा, उसके कारण एंटी डंपिंग ड्यूटीज। याद रख लोगे ऐसी बातें। तो पूरी इकोनॉमी एक कैटेगरी गुड्स के टाइप्स के ऊपर, जैसे एंटी डंपिंग में ना 2016-17 में हुआ था कि चाइना ने येलो कोटेड जो है ना प्लास्टिक जो पाइप होता है स्टील के पाइप के ऊपर देखते हो ना कवर चला पेंट लगा होता है पीला कलर वाला, तो जो येलो कोटेड पाइप था ना उसका उसने ओवर प्रोडक्शन कर लिया था। अब सोचा अबे यार काम तो पड़ नहीं रहा, चलो इंडिया में भेज देते, गवर्नमेंट हमारे यहाँ का बिजनेस बर्बाद कर रहा है, चलो इस पर क्या लगा दो। नहीं सिर्फ चाइना के ऊपर ना, चाइना गुड्स भेज रहा था ना तो किस पे लगेगा, चाइना जो काम कर रहा है उस इकोनॉमी के ऊपर ना। टैरिफ हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। मैं एक ही गुड्स के लिए अमेरिका से 20% चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन चाइना से 40 भी कर सकता हूँ, रशिया से 10% भी कर सकता हूँ, ये हमारी मर्जी है। हर कंट्री के साथ अलग अलग रिलेशन होता है ना बेटा, ठीक बा यो। तो लिखिए टैरिफ एज रिस्पॉन्स के अंतर्गत द affected importing countries upon confirmation of distortion respond quickly by measures in form of tariff response। ठीक है, कि जैसे ही ये कंफर्मेशन मिला कि सामने वाला जो है क्या कर रहा है बेटा, बिजनेस को बर्बाद करने के लिए जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्विक रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे। क्या लिखा हमने बेटा, क्विकली बाय मेजर्स, मेजर्स का मतलब टैरिफ, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ टैरिफ रिस्पॉन्ड। किस फॉर्म में बेटा, ये इनफॉर्म अलग अलग है, ये मत सोच लेना कि इनफॉर्म का मतलब सूचना, इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, लिख देता हूं नहीं तो तुम लोगों का कोई भरोसा थोड़े ना, हाँ लिखना ही पड़ेगा। अब तो समझ गए ना, इस रूप में, स्वरूप में, किस रूप में, टैरिफ के रूप में। ये जो हम लोग क्विक रिस्पॉन्स देते हैं ना बेटा, ये जो हम लोग क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं, इसका इकोनॉमी में एक और नाम है, इसको कहते हैं ट्रिगर्ड प्राइस मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इसको, मतलब अचानक से, तुरंत, फौरन, है कि नहीं। भाई आप एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं और कोई आपके गाल पे रेपटा मार जाए, तो कभी ऐसा होता है
नहीं, वो आदित्य जैसे लोग हो तो होता है कि ज्यादा सोने में विश्वास करता हो, लेकिन अगर भाई स्वान निद्रा वाले लोग हैं तो वो क्या करते हैं क्या हुआ, नहीं होता। अब किचन में एक बर्तन ढनमना जाए रतिया में तो आंख तो खुल जाती है, नहीं जल जाती है, लेकिन बहुत सारा रहने दे, सुबह देखेंगे क्या गिरा था, नहीं होता। और खास करके ठंड में ये ज्यादा होता है, कौन उस कंबल से बाहर निकले, छोड़, और इग्नोर कर देते हैं, सुना ही नहीं था। चलो, और खास करके जब कोई गेस्ट आता हो ना, और आप अगर मान लीजिए कि कंबल के अंदर बैठे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं कि अंठा के और आंख बंद कर ले, ताकि मम्मी दो बार आवाज भी तो ना पता चले, उठ के बोलेगी पानी दो। नहीं होता है? होता है ना दीजिया? तेरे ऊपर तो होता ही है। तू हुआ, हमारा पीयूष हुआ, नंबर 1 पे पीयूष ही आएगा। आलसी हो गया ये। चल, तो लिखिएगा बेटा, ऑल्सो नोन एज ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म, ये याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। चूंकि हम तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो इसलिए इसको किस नाम से भी जानेंगे बेटा हम लोग? ट्रिगर्ड प्राइस मैकेनिज्म के नाम से जानेंगे, ट्रिगर्ड प्राइस मैकेनिज्म कहलाएगा। ओके, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटा। अभी कहां से? क्या हुआ? आएगा बेटा जब एग्जाम होगा। 15 नंबर बेटा, अभी 14वां नंबर था ना ये, तो 15वां कौन बताया था हमने? एंटी डंपिंग ड्यूटी ना, क्योंकि एक साथ ही तो समझाया था, तो लिख लीजिए एंटी डंपिंग, हाँ, ड्यूटीज, टैरिफ, टैक्स, चार्ज, सब एक ही चीज है। ठीक है, मैंने अगर देखो सबसे पहला ही लिखा था कस्टम ड्यूटी, अगर पहला ही लाइन टैरिफ वाला देखोगे तो वहां पर मैंने क्लियरली लिखवाया हुआ है भाई। एगो पेन भी संभल नहीं रहा है उससे। पीयूष तू कितना देर घर पे पढ़ता है अप्रोक्स? अच्छा, जब मन होता है तब, और मन कभी होता नहीं कुछ करने का। अच्छा, ईमानदारी से बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर पे मिनिमम 4 घंटा पढ़ लेते हो? ईमानदारी से बताना, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम बता, देख रहे हो गलत चीज है या नहीं है? भाई एक वो बता, अगर यहाँ पर 3.5-4 घंटे की क्लास हम लेके जा रहे हैं, तो उतना देर तो बनता है या नहीं बनता है? नहीं, कैसे बनता है? उससे ज्यादा बनता है। वो तो अभी आप लोगों के ऊपर हम लाइबिलिटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं बनता है। लाइबिलिटी अगर थोड़ा सा बढ़ा देना, सांस लेने का टाइम ना मिलेगा। बट मैं ये चाहता हूं कि मैं इको की लाइबिलिटी आपको ना दूं, इस चक्कर में टाइम नहीं बचता। नहीं तो एक एक टॉपिक पे कम से कम 400-400, 500-500 क्वेश्चन बनते हैं। बनाओगे तभी तो। लाइबिलिटी फ्री कर रखा है, ड्यूटी फ्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं बनता, बहुत बनता है। आप अगर पढ़ने के लिए जाओ, जैसे यहां पर मैंने पढ़ाया, जाने के बाद एक एक लाइन आईसीआई का रीड करना चाहिए, एक एक लाइन। क्योंकि देखो हम जो यहाँ पे क्लास में पढ़ाते हैं, वो कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में क्या कहता है, वो चीजें, एग्जाम्पल 10 अलग अलग तरीके का होता है ना भाई, तो देखना चाहिए ही नहीं, देखना चाहिए तो टाइम नहीं लगेगा उसमें। आप लॉ पढ़ते हो ना, जो कंसेप्ट सर ने बताया उसके बेसिस पर अपने मन से कोई क्वेश्चन लिखो, और उसके बारे में लिखो और सर को चेक कराओ। कितने बच्चे ऐसे करवाते हो जरा बता देना, कौन हो ना? जो कि खुद अंधेरा में रहता है, कभी कभी तो आता है। पक्का? चलिए
तो एंटी डंपिंग ड्यूटी में लिखिएगा बेटा, इट इज ए protectionist tariff that domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. कि अगर आपको ये लगता है कि जो फॉरेन एक्सपोर्टर है या जहां से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो जो है एक्चुअल प्राइस से क्या कर रहा है, बहुत ही कम दामों पर हमें दे रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अब जरा इसको मैं एक बार आईसीआई के नोट से भी दिखा देता हूं ताकि समझना ज्यादा जरूरी होवत है। लिख ले सबने। देखो, an anti-dumping duty is a protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. Dumping occurs when manufacturers sell goods in a foreign country below the sales price in their domestic market. मान लो चाइना में वो 10 रुपए किलो बेच रहा होगा और यहां पर ये क्या कर दिया 2 रुपए किलो, तो तुम अपने यहां पे कितना बेच रहे हो, हमें कितने में बेच रहे हो, तो तुम मतलब बाहर वाली जो कंट्री है जहां पर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पर क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्राइस कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो डोमेस्टिक मार्केट और बिलो देयर फुल एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। डंपिंग में बी परसिस्टेंट, सीजनल और साइक्लिकल। ये तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि हर बार ये करेगा, ये कभी क्या होगा, कभी कभी, है कि नहीं। सीजनल बेस पे हो सकता है कि किसी चीज का जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया हो तो लोग उस टाइम में क्या करते हैं, सस्ते में निकाल देता है या नहीं निकाल देता। जैसे जिस टाइम में गन्ना का सीजन होता है उस टाइम में देखो ना किसानों की हालत कितनी खराब होती है, क्योंकि उस टाइम में गुड़ का वो एक्चुअल दाम मिल नहीं पाता। लेकिन वही जब आप ऑफ टाइम में खरीदने के लिए जाओ तो कितना महंगा हो जाता है। तो ये सब सीजनल बेसिस पर भी हो सकता है, ठीक है। डंपिंग में ऑल्सो बी रीस्टोर्ड टू एज a predatory pricing practice to drive out established domestic producer from the market and to establish monopoly position। कि हम इसलिए भी वहां बेच रहे हैं कि भाई हम सस्ते में देंगे, लोग हमारा खरीदेगा, सामने वाले का बिकेगा नहीं तो कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर जाएगा, और अगर वो कोलैप्स कर गया तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एकाधिकार बन जाएगा। और जहां पर एक का अधिकार होगा वहां पर प्राइस अपने आप क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा ना। अभी हमने रील्स के माध्यम से जो समझाया था कि उसका सारा खरीद करके बाद में महंगे दामों पे बेचा ही नहीं बेचा, तो मोनोपोली क्रिएट होगा तो दिक्कत आएगी। कहते हैं डंपिंग इज एन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेवरिंग बायर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बट इन फैक्ट द एक्सपोर्टर्स डेलिबरेटली forego money in order to harm the domestic producer of the importing country। कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है उसको क्या कर रहा है बेटा, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसको क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। कहता है डंपिंग इज अनफेयर एंड कंस्टिट्यूट्स ए थ्रेट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड therefore when dumping is found anti-dumping measures may be initiated as a safeguard instrument। क्या करते हैं हम लोग बेटा, safeguard instrument by imposing additional import duties or tariff so as to offset the foreign firms unfair
प्राइस एडवांस, कि तुम जो बेनिफिट ले रहे हो उसी के बिहाफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं ताकि हमारा डोमेस्टिक क्या हो, बचा रहे। देखना बेटा जरा, इन जनवरी 2017 इंडिया imposed anti-dumping duties on color-coated or pre-painted flat steel products imported in the country from and European nation for a period not exceeding 6 months and for jute and jute products from Bangladesh and Nepal। ठीक है, तो जो भी हमारा कलर कोटेड स्टील पाइप था तो वो चाइना में, हमने बोला था 16-17 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च तक क्या होगा, 16-17 ही कहलाएगा वो। तो 16-17 में क्या हुआ था कि जनवरी 17 में जो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है, उस पाइप के ऊपर क्या लगाया गया था, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। या जो बांग्लादेश और नेपाल में ना जूट की खेती ज्यादा होती है, बांग्लादेश और नेपाल में जूट की खेती ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है तो उसके लिए तो ओवर प्रोडक्शन हो गया। अब ओवर प्रोडक्शन हो गया तो भाई अपने ही इकोनॉमी में कितना यूज करेगा, भाई जितनी लिमिटेशंस होगी वही ना, थोड़ा सा ज्यादा कर ले। लेकिन अगर हद से ज्यादा है तो दिक्कतें होंगी या नहीं होगी, तो वो क्या कर रहा था, सस्ते दामों पर यहां भेज रहा था, तो वहां पर भी क्या लगाया गया बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया गया। तो एग्जाम्पल जरूर लिख लेना ताकि अगर पूछे तो समझ जाना। ऊपर में समझ ही गए कि भाई अगर सस्ते दामों पर तुम भेज रहे हो तो तुम पर क्या लगाया जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, और एग्जाम्पल लिख लो इसका। तुम लोगों ने अभी तक अपना, कुछ बच्चों ने डिटेल्स अभी भी नहीं भेजा है, और फोटो तो कुछ ने भेजा ही नहीं है। कब भेजोगे, आज, क्योंकि मुझे आज उस लिस्ट को इन एनी हाउ कंप्लीट करना है। ओके, यो, अरे मोबाइल से खींच लो, मैं क्रॉप करके डाल लूंगा और क्या। और स्टाइलिश नहीं, ऐसे नहीं, एकदम सीधा बच्चा की तरह। तो तुम लोग आदित्य के पीछे हाथ धो के पड़ गए भाई। मैं तो कभी कुछ बोलता नहीं आदित्य को, बोलता हूँ बेटा, ये तो आपका इंसेंटिव, देखो इसी बहाने पूरी क्लास तुम्हें जान देंगे। और वही नहीं, जो अगले बैच वाले बच्चे कोई वीडियो देखेंगे तो वो भी जानेंगे आपको, आदित्य, वाह। क्योंकि इसके बाद जिस बैच में तुम पढ़ोगे उसमें कम से कम होंगे 150-200 बच्चे, सिंपल सा बात है। तुम्हारे ये जून वाले में नहीं होगा ना अब, क्योंकि 12th वाले बच्चे तो आएंगे वो सितंबर के लिए आएंगे ना, है कि नहीं। जून में हमेशा जब से ये सितंबर का पेपर शुरू हो गया ना, तो अब वॉल्यूम 2 ही बार होगा, एक बार सितंबर में एक बार जनवरी में, 2 बार वॉल्यूम ज्यादा होगा, जून में अब हमेशा कम होगा। इसमें तो बच्चे सोचते चलो पढ़ ही लिया जाए, छूट गया था सर एग्जाम। जनवरी में ज्यादा, जनवरी में 450 बच्चे पेपर दे रहे अपने, 449 स्टूडेंट्स हमारे ऐप में है एक में, तो उतने ऐप में तो वही बच्चा है जो पेमेंट दे चुका है, सिंपल सी बात है। हो गया, लिख लिया, बोलो।
हो गया? तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी कर लोगे बेटवा, पर मजा तो यहां भी नहीं आएगा। तो ये कौन सी थी हमारी बेटा? 15वीं कहानी। ओके, ग्राफ में तो समझाने की जरूरत ना है ना, पक्की वाली बात ना। अच्छा, और लास्ट लिखो बेटा टैरिफ का 16वां पॉइंट, टॉपिक का नहीं बेटा, टैरिफ का। 3 बातें करवाई थी, 35 बातें करनी है इसमें। 16, 15, 4, 15 भी 2 + 13, ठीक है? इतनी जल्दी कैसे है? तो चलिए बेटा 16वां लिखते हैं, और ये एक क्वेश्चन इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि पिछले 3 अटेम्प्ट में 2 बार पूछ चुका है ये। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटीज का मतलब क्या है, तो फिर से पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। बेटा मान लीजिए कि कोई कंट्री जो है एक्सपोर्ट कर रही है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चल रहा है आराम से, काम चलता चला जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, चलते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही, मतलब जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, वहां के गवर्नमेंट ने अपने जो भी प्रोड्यूसर है उसको इंसेंटिव दे दिया। इंसेंटिव का मतलब सब्सिडी दिया उसको, क्योंकि भाई वहां पर भी तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगता होगा, जैसे हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ड्यूटीज की बात करते हैं, तो जो कंट्री हमें भेज रही वहां भी तो गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूलता होगा। तो अगर मान लीजिए 10% गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक पीरियड के लिए यहां से यहां तक के लिए अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम उससे मात्र 6% का टैरिफ लेंगे। सामने वाले को 4% का प्रॉफिट, तो सामने वाला क्या करेगा? अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, ये नहीं करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। तो भाई एक इंटरनेशनल ट्रेड है, एक दूसरे से तो छुपा हुआ कुछ होता है नहीं। अब यहां के गवर्नमेंट को पता चल गया कि उधर 4% का डिस्काउंट दिया, ये मजा मार रहा है, बोला कोई बात नहीं 4% हम टैरिफ बढ़ा देते मिजाज टंच। क्या करेगा यहां पे गवर्नमेंट? तो जो तुमको इंसेंटिव मिला था उसको काउंटर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहां पर टैरिफ लगा दी गई या नहीं लगा दी गई? इसी को कहते हैं बेटा काउंटर वेलिंग टैरिफ या ड्यूटीज। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? काउंटर वेलिंग टैरिफ और ड्यूटीज के नाम से जानेंगे। ओके, कितना आसान था बताओ। तो चलिए जरा लिख लेते हैं, टैरिफ that aim to offset, OFFSET, offset the artificially लो प्राइसेज। भाई एक्चुअल में लो प्राइसेज नहीं है, आर्टिफिशियली है, ये नहीं कि वहां पर डिस्काउंट दिया गया इस कारण से तो लो प्राइस हो रहा है ना। तो ऑफसेट द आर्टिफिशियली लो प्राइसेज चार्ज्ड बाय एक्सपोर्टर्स, चार्ज बाय एक्सपोर्टर्स who enjoys सब्सिडीज। तो जो एक्सपोर्टर है उससे क्या किया जाएगा बेटा? प्राइस चार्ज किया जाएगा, जो सब्सिडी का वो मजा मार रहा था, है कि नहीं?
जैसे गाना गाते हो ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो इधर से बोलेगा पिज्जा खिलाइए, पिज्जा खिलाइए, हो गया ऑफसेट, है कि नहीं? तो उधर जो तुमको डिस्काउंट मिला था उतना यहां पर क्या कर लेगा बेटा, चार्ज कर लेगा। और ये बातें हुई थी बेटा एशियन कंट्रीज के अंतर्गत, ASEAN, एशियन यहां पर ASIAN नहीं है, ASEAN, एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज का फुल फॉर्म होता है बेटा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब यहां पर ASIAN है, एशियन। एशियन का अगर फुल फॉर्म पूछे, AS अभी लिख दूंगा मैं नीचे, ASEAN, तो एशियन कंट्रीज का फुल फॉर्म होता है बेटा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कि साउथ ईस्ट एशिया वाला जो देश है ना, इन सभी का क्या है, समूह। जैसे जो आर्टिफिशियली ज्वेलरी वगैरह होता है ना, ज्वेलरी वगैरह, या नॉर्मल जो ज्वेलरी की हम लोग बात करते हैं, ये इंडोनेशिया वगैरह सबसे जब आता है ना तो सस्ते में आ जाता है, कोई चार्ज वगैरह इस तरीके से ज्यादा वसूला नहीं जाता है। लेकिन भाई अगर उसका तुम नाजायज फायदा उठाओगे तो चार्ज किया जाएगा नहीं। आप देखते होंगे दुबई वगैरह से गोल्ड लाइए तो एक लिमिट तक ही क्या बोलता है, परमिटेड है, उसके अलावा उससे कोई ज्यादा होता है तो चार्ज होता है ना, होता ही नहीं होता। तभी ना देखते हो कि एयरपोर्ट पर बार बार पकड़ा जाता है, इतना ग्राम सोना, इतना ग्राम सोना, होता ही नहीं होता। तो किसके कारण, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज की। तुमने जो वहां पर सब्सिडीज लिया है, तुम्हें जो वहां पर सब्सिडीज मिला है, उस सब्सिडीज के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो वही चीजें यहां पर भी हम लोगों को देखने की जरूरत पड़ती है काउंटर वैलिंग। तो देख रहे हो कि काउंटर वैलिंग ड्यूटीज आर टैरिफ दैट एम टू ऑफसेट द artificially low prices charged by exporters who enjoys export subsidies and tax concession offered by the government in their home country. If a foreign country does not have a comparative advantage in a particular goods and a government subsidy allows the foreign firm to be an exporter of the product, then the subsidy generates a distortion from the free trade एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हमने क्या बोला कि भाई जो आ रहा है तो एक लिमिट तक, उसके बाद क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। इन सच केसेज सीवीडी इज चार्ज, सीवीडी का मतलब काउंटर वैलिंग ड्यूटीज, सीवीडी इज चार्ज in an importing country to negate the advantage that exporters get from subsidies to ensure fair and market oriented prices of imported products and thereby protecting domestic industries and firms। यही बातें अभी तक हमने समझाई थी आपको। in 2016, in order to protect its domestic industry, India imposed 12.5% countervailing duties on gold jewelry imports from ASEAN। तो एशियन का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, लिख जरूर लेना बेटा। क्या हुआ, लिख लो यहां पर, और मैं इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझाऊंगा अभी। तो पहले ये लिख लो, फिर मैं नीचे ग्राफ से समझा दे रहा हूं। ये ग्राफ से क्या समझाना, समझ तो आ ही गया कि भाई जो हम तुम सस्ते में बेच रहे थे उसके बेसिस पे तुमको क्या कर दिया, हमने ज्यादा चार्ज कर दिया।
क्या बेटा? नहीं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, ऐसा थोड़ी ना है। हम लोग दुबई से क्यों मंगाते हैं? क्योंकि वहां पे सस्ते में मिल जाता है, तभी तो मंगाते हैं। कल किसी ने क्वेश्चन बनाया था। कब पढ़ोगे बेटा? मैंने ग्रुप में रात में भेज दिया है, एक बार कोशिश करना पढ़ के उसको क्वेश्चन बनाने की। ओके। यो, हो गया यहां तक? पर मजा यहां भी नहीं आना। आज हमने 4 बताया है, एक बार ओवरव्यू देख लो, उसको जल्दी से पढ़ लो कि किसी तरीके का कोई दिक्कत है क्या। हटा दो इसको। हो गया बच्चों? अब है कि ये जो हमारा टैरिफ चार्ज हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा या नहीं होगा बेटा? तो इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। शुरू करें? देखो बेटा, कहता है टैरिफ बैरियर्स क्रिएट ऑब्स्टेकल्स टू ट्रेड। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बेटा बाधा क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। भाई एक वो बताओ, अगर टैरिफ लगाया गया है, तो टैरिफ लगाया तो टैक्स लगाया गया, तो टैक्स लगाया क्यों किया जाता है? ताकि कम से कम वो चीजें हो, ताकि क्या हो, कम से कम चीजें हो। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार में एक तरीके का क्या करता है बेटा, बाधा क्रिएट करता है। तो ऑब्स्टेकल की बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्स्टेकल की बात करेंगे। कहता है बाय मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। भाई एक बताओ, अगर कोई बाहर से सामान आया तो 100 रुपए का मार्केट में वैल्यू है उसका, गवर्नमेंट ने 20% टैक्स लगा दिया, तो हमारे यहां पर कम से कम उसका दाम कितना हो जाएगा, 120 ना। तो बाहर से आया हुआ जो माल होगा, जो सामान होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर महंगा हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कहता है टैरिफ इनकरेज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इंपोर्ट्स सब्सिडीज एंड दस प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। कि भाई टैरिफ के कारण लोगों का कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल के लिए क्या होगा बेटा, दिमाग खुलेगा ही नहीं खुलेगा, क्योंकि बाहरी चीजें महंगा, और हम तो देखने के लिए किसको जाते हैं, सस्ती से सस्ती चीजों को देखने जाते हैं। तो ये भी एक तरीके की बातें हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा बेटा, बता। तो ये सब हमें क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट का क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो यही सब सारी कुछ चीजें हैं, तो लिख लेते हैं उसको जरा। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, पहला टैरिफ क्रिएट्स
ऑब्स्टेकल टू ट्रेड, टैरिफ क्रिएट्स ऑब्स्टेकल टू ट्रेड। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या हो गया बेटा? बाधा क्रिएट करना, रिस्ट्रिक्शंस पैदा करना। इंपोर्टेड गुड्स become more expensive than domestically produced goods। भाई जो हमारा घरेलू उत्पादन होगा उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो बाहर से अगर कोई भी सामान मंगाया गया है तो वो ज्यादा से ज्यादा महंगा हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? बताओ। अगर मान लीजिए कि टैरिफ की बात करते हैं तो टैरिफ हो जाने से अगर बाहरी चीजें महंगा हो गया तो इसका मतलब घरेलू का अब ज्यादा से ज्यादा उसका उत्पादन करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको बनाने पे ध्यान देगा। तो लिखिएगा टैरिफ encourages production and consumption of domestically produced goods। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लीजिएगा बेटा वोकल फॉर, आगे एनटीएम्स के अंतर्गत देखेंगे कि वहां पे गवर्नमेंट इन्फोर्स ही करती है कि भैया क्या करें, मेड इन इंडिया को फॉलो करें। फोर्थ, प्रोड्यूसर्स इंपोर्टिंग गुड्स में charge higher prices which may lead to increase in their profits। अब होता क्या है कि भाई मान लीजिए कि कोई भी बाहर से गुड्स मंगाया, वो तो आपको नहीं बताएगा ना कि देखो हमको इतने का पड़ा है। भाई आपने बोला कि भैया ये पेन चाहिए, हाँ जी 500 का है। अरे ऐसा क्या है इस पेन का? अरे भैया इंपोर्टेड है, देखो मेड इन यूएसए लिखा हुआ है। आपको वो एक्चुअल दाम नहीं बताएगा ना, भले उसको टैक्स लगा होगा 20%, आपको क्या बोलेगा, अरे यार इस गुड्स पे ना 100% टैरिफ लगा हुआ है। क्योंकि टैरिफ के बारे में हर किसी को तो वो नॉलेज नहीं होगा, है कि नहीं? गांव देहात वाले के पास चले जाओ, बोला कि इस पे पता है टैरिफ लगा था, का होता ही। या जो इकोनॉमिक सही से नहीं जानता, उसके अलावा कौन जानता है कि टैरिफ क्या होता है? भाई जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, जिन्होंने पढ़ा है वो तो जाने, नहीं तो बहुत सारे तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं होता है। गवर्नमेंट टैरिफ चार्ज करती है, वो क्यों करेगा, बनाया हमने, लेकिन होता ही नहीं होता है। अब जैसे देहाती की तरह पैसा हम कमाए, सरकार को टैक्स काहे दें, कहता है नहीं कहता? तो वही चीजें होती है कि वो कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, अपने लिए प्रॉफिट बढ़ाने की बात करेगा, ये नहीं करेगा, तो उसके कारण लोगों को लिए क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव गुड्स नहीं हो जाएगा। फिर कहता है बेटा लास्ट, टैरिफ ऑल्सो इंक्रीजेज गवर्नमेंट रेवेन्यू। टैरिफ के कारण क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो ये सब किसके अंतर्गत, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा बेटा ये हमारा, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ के अंतर्गत, कि जो टैरिफ चार्ज किया गया है उसके कारण कहीं ना कहीं ये सारी बातें हो रही है हमारे पास। कोई दिक्कत, पर मजा फिर भी ना आवेगा।
अभी कहाँ बेटा, अभी तो शुरू भी ना किए हैं हम, मन नहीं है इसीलिए तो इतना ही पढ़ा रहे बेटा। चलिए जरा हम लोग अब आते हैं नंबर 2 पे। 3 बातें तो पढ़नी थी ना, तो ये कहानी तो अभी थी सिर्फ नंबर 1 की। आइए नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। नॉन टैरिफ मेजर्स, NTM। नॉन टैरिफ मेजर्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें हमने बेसिकली बात एक ही करी है कि भाई बाहर से सामान आ रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, अलग अलग बदलाव देख रहा है, उसके बेसिस पर टैक्स बदल रहा है, बात खत्म। तो अभी तक जो आ रहा था ना बेटा, वो आ रहा था मॉनेटरी टर्म्स में, उसके ऊपर अप्लीकेबल हो रहा था, उसके लिए पैसों का नुकसान हो रहा था। नहीं हो रहा था कि भाई 100 के बदले हम तुमसे 150 रुपए चार्ज करेंगे, 150 के बदले 300 रुपए चार्ज करेंगे, यही हो रहा था ना, अभी तक तो यही देखा था हमने। लेकिन अब कहता है ना, पैसवा तुमसे चार्ज नहीं करेंगे। देख रहे हो, ये भी एक तरीके का बेइज्जती होता है कि सर देखो हमारे पास आईफोन, हमारा फोन तो ना बजता है भाई। अब गरीब आदमी है, 2,500-3,000 का फोन है, कभी रिंगिंग मोड में नहीं रहता। मैं जिस दिन फोन खरीदता हूं उस दुकान पे साइलेंट होता है, और फोन रिंगिंग मोड में फिर उसी टाइम में आता है जब मैं ये वाइफ को दे देता हूं कि आज से ये तुम्हारा। उससे पहले जो है कभी रिंगिंग मोड में रहा ही नहीं है आज तक, कोई भी फोन मेरा, चाहे दिन हो। जैसे होता है ना कि क्लास में साइलेंट कर लो, क्लास के बाद रिंगिंग, मेरा रिंग हो ही नहीं सकता, अलार्म बजता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे रोशनी दे दो अलार्म में ना, दिमाग ऐसा ही लगाएगा। कौन लगाया था? चलो, नहीं अलार्म बजता है। हाँ, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि कभी भी अलार्म बजा हो और उसके बाद मैं उठा हूं, पहले उठ चुका होता हूं। ठीक है, चलो देखो, तो अब क्या होगा, मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी चार्ज हम तुमसे नहीं करेंगे, हम कोई भी अलग से टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कौन रोक सकता है भाई? अब क्या लगेगा, रिस्ट्रिक्शंस। जैसे आपने हाल फिलहाल एक जो है त्रासदी देखी थी, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, तो कोरोना वाला सिचुएशन आया था हम सबों के जीवन में, और आप हमेशा एग्जाम्पल देते रहेंगे, है कि नहीं? अभी खुद के ऊपर, बाद में अपने नन्हे मुन्ने के ऊपर, बाद में उसके नन्हे मुन्ने के ऊपर, जब तक जिएंगे तब तक तो ये अब डायलॉग देते रहेंगे, अरे तुम लोग क्या जानो दिक्कत, हम लोग घर में कैद हो के रहे हैं। नहीं होगा? यही तो डायलॉग दोगे? क्या हुआ? मैं उस लॉकडाउन में सिर्फ एक दिन दिल्ली आया था, क्योंकि गलती से मैं ससुराल में फंस गया था। 3 महीने 13 दिन की जो वो जिंदगी है ना बेटा, उसका दुख बता नहीं सकता। गया था वाइफ को छोड़ने के लिए जयपुर, और सोचा था आके खुशी खुशी रहूंगा, भगवान को ये मंजूर नहीं था, है कि नहीं? ऐसे कोई लॉकडाउन लगा था, बोलना चाहिए था कि अगले 2 दिन के बाद लॉकडाउन होगा, हम भाग के आ गए होते। भाई संडे को जनता कर्फ्यू, मंडे से साफ, ये कौन सा ट्रिक है भाई? तो फंस गया था वहां। फिर किसी तरीके से जब ट्रेन चलना शुरू हुआ ना, मैंने सोचा नहीं पहले घर भागूं, यहाँ रहने से अच्छा है कि इससे अच्छा बिहार जाओ, अपने माँ बाप के साथ रहो यार, उसका अलग मजा है। हाँ, लेकिन इसका फायदा हुआ, मैंने अपने ससुराल वालों को भोजपुरी गाने और भोजपुरी मूवी देखना सिखा दिया। दिन भर मेरा वही चलता था। पहले तो वो लोग सोचते ई का है, ऐसे क्या, मतलब देखना है देखो, नहीं तो जाओ।
अंतिम में ऐसा कि अब वो लोग वही गाना सुनते हैं, लगाते हैं आराम से देखते रहते हैं। तो आया यहाँ पे, भाई जब दिल्ली आया ना तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आया हूं किस जगह पे, सिर्फ एम्बुलेंस नजर आता था और कुछ भी नहीं। जिधर से भी दिखे या तो पुलिस की गाड़ियां या तो एम्बुलेंस, और बीच में कुछ महानुभाव कुत्ते महाराज। बोला और भाई मजा आ रहा है, देख घूम रहा हूं, घूम के दिखा। है कि नहीं? उस टाइम में गली का कुत्ता सब ऐसे कहता, और हिम्मत है तो बाहर निकल, देख निकल के। मैं गया अपने रूम पे, पहुंचा तो बगल वाले घर में जोर जोर से रो रहे थे। क्या हुआ था? तो उसके बाबूजी की डेथ हो गई थी। अरे दादा, आया भी तो उसी टाइम में। जल्दी जल्दी अपना जो सामान लेना था कि निकल जा रहा हूँ, स्टेशन पे ही बैठ जाऊंगा, शाम में ट्रेन थी, स्टेशन बैठ जाऊंगा, वहीं से निकल जाऊंगा। निकलने से पहले सामने वाला साफ। भाई जो 2-4 घंटा रुकना था, आधे घंटे में रूम से निकल गया। बोला पता चलेगा तीसरा मैं, निकलो यहां से। और फिर बिहार पहुंचा, और वहां जाके सो, वहां पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन था। जब मैं सहरसा पहुंचा हूं मुझे पता ही नहीं चला, अच्छा लॉकडाउन भी है क्या। ना कभी मास्क लगाया ना कभी कुछ, रोज आराम से मछली वगैरह खाना और मस्त रहना, यही काम था वहां पर। और यहाँ पे इतना डर गया था मैं। तो दिक्कतें होती है। जयपुर में और ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि मुझे नॉनवेज का थोड़ा सा ज्यादा लगाव है, और वहां पे जल्दी मिलता नहीं है। वो तो एक तालाब वाले से कांटेक्ट हो गई थी तो वो सप्ताह में एक दिन पहुंचा के जाता था, नहीं तो वो भी दिक्कत था हमारा। चल, तो अब कोई अलग से चार्ज नहीं किया गया, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा ही नहीं। तो जब चाइना में कोरोना फैला, ज्यादा से ज्यादा हुआ, तो गवर्नमेंट ने वहां से इंपोर्ट पे रोक लगा दी, वहां से जहाज वगैरह को आना बंद कर दिया, जो भी आते थे उसको क्वारंटाइन करके रखा जाता था ना। तो ये सब क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से ना रिस्ट्रिक्शन। ऐसा तो नहीं था कि कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में चार्ज किया गया हो। किसके माध्यम से था बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से। तो यहां पर भी आपको वही देखना है, सिर्फ मॉनेटरी वाला आप भूल जाना है टेरिफ के अंतर्गत। अब जो काम हम देखेंगे वो किसके बेसिस पर? जैसे जहां अगर मान लो जो पोल्ट्री वगैरह का बाहर से इंपोर्ट होता है, मुर्गा वगैरह का, अब जिस जगह से मंगाते वहां पे बर्ड फ्लू फैल जाए, मंगाएंगे क्या? मंगाएंगे नहीं? मंगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे लोगों के ऊपर नुकसान पहुंचेगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। कोई इसी तरीके से केमिकल वगैरह वाला जो है फूड प्रोडक्ट आ रहा हो तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, नहीं लगा देते, अभी नहीं आएगा ये। तो ये हमारा क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है, बट हमें अपने लोगों को बचाने का अधिकार है। अब ये फूडिंग आइटम्स पे भी हो सकता है, नॉन फूड आइटम्स पे होता है। तो जहां पर फूडिंग आइटम्स पे होता है उसको कहा जाता है बेटा SPS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी टैरिफ या मेजर्स, SPS मेजर्स के नाम से। और ये आता है हमारा टेक्निकल के अंतर्गत। तो पहले देख लेते हैं कि दो तरीके की बातें आएंगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल में हम लोग देखेंगे कि TBT की भी बात करेंगे और SPS की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चले लिखें पहले। बस टेक्निकल आज करवा देते हैं, नॉन टेक्निकल जो 13 है वो आगे जब आएंगे तब करवाएंगे। चलिए, तो लिखिएगा बेटा, एनटीएम्स। एनटीएम्स का मतलब नॉन टैरिफ मेजर्स consists of mandatory requirements rules or regulations that are legally set by the government of the exporting, importing or the transit country।
देखो मैंने कहीं पर मॉनेटरी नहीं बोला, हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी है बेटा, रूल्स और रेगुलेशन। अब जैसे मान लीजिए बेटा इंडिया और रसिया जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है, तो देख लो बेटा पहले यहां पे, तो यहां पर देखिए ये हमारा यहां पर हो गया रसिया और ये हमारा है बेटा इंडिया। अब जो है रसिया से सामान जो है मान लो जल मार्ग से जो है कहां पर आ रहा है, इंडिया के अंतर्गत। आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है बेटा। अब जल समुद्री मार्ग से क्या हो रहा है बेटा, इंडिया आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये हमारा क्या हो गया, इंपोर्टिंग कंट्रीज। अब क्या होता है, बीच में कोई एक कंट्री आ गया, भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी और का सीमा नहीं होगा, है कि नहीं। मान लेते हैं हम लोग यूएई का सीमा आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यूएई का सीमा आ गया, तो यूएई क्या कहेगा, ओ रसिया भाई साहब आप जो सामान भेज रहे हैं ना वो हमारे यहां पर इलीगल है, हम नहीं जाने देंगे, या इस गुड्स के लिए हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन है। या इंडिया को बोलेगा आप जो सामान मंगा रहे हो उसके लिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या रसिया और इंडिया को वो फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप देखते हो ना कभी कभी न्यूज वगैरह में आता है कि उसने अपने जो है वायु क्षेत्र को क्या कर दिया, सील कर दिया है कि इस कंट्री का जहाज जो है इधर से नहीं गुजर सकता, मतलब वहां पर उसका कुछ ना कुछ अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये जो बीच वाली कंट्री हो गई ना बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांजिट कंट्री, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिट कंट्री। तो ये जो ट्रांजिट कंट्री है इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे इंडिया में जो आर्म्स फोर्सेज होते हैं ना, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ही वाइन दी जाती है, जो बॉर्डर एरिया में होते हैं उसको गवर्नमेंट की तरफ से वाइन दी जाती है। बिहार में बैन है। तो अगर मान लो कोई जो है नॉर्थ ईस्ट से लेके निकला और उसको दिल्ली आना है और रास्ते में बिहार पड़ रहा है, तो बिहार सरकार तांडव मचाएगी या नहीं मचाएगी, रिस्ट्रिक्शन लगाएगी या नहीं लगाएगी। तो जो ट्रांजिट इकोनॉमी होता है ना बेटा, जो ट्रांजिट कंट्री, तो ये तो हमने स्टेट के माध्यम से आपको समझा दिया। ऐसे ही अगर इकोनॉमी है, कंट्री है, तो अगर ट्रांजिट कंट्री है तो उसके अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये जो एनटीएम्स होता है, एनटीएम्स का मतलब हो गया बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कंप्लीटली बैन कर देगा कि हम नहीं जाने देंगे। तो जहां पर कंप्लीटली बैन कर देता उसको कहते हैं बेटा बैरियर्स, उसको क्या कहते थे। तो रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे हैं, उसमें एक छोटा सा आ गया बैरियर शब्द। तो बैरियर जो है मतलब अगर कहीं पर भी आपसे बोलेगा नॉन टेरिफ बैरियर्स और नॉन टेरिफ मेजर्स, तो मेजर्स ज्यादा हो गए ना और बैरियर्स क्या हो गया, छोटकू सा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नॉन टेरिफ बैरियर्स इज द सबसेट ऑफ नॉन टेरिफ मेजर्स, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा और उसमें एक छोटा सा हिस्सा किसका बेटा, बैरियर्स का। तो बैरियर्स कम और एनटीएम्स ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने की जरूरत पड़ेगी। तो एनटीएम्स क्या होते हैं समझ में आ गया। कोई मॉनेटरी टर्म्स में चार्ज नहीं किया है, क्या कह रहे हैं, सिर्फ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करो, फॉलो करो। किसको फॉलो करना है बेटा, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना है। तो ये बातें ध्यान में रख लोगे, इसको एज इट इज ऐसे ही बना लेना ताकि ये समझ में आए। ओके बना, ये अभी खत्म कहां हुआ है, अभी तो एनटीएम्स क्या है वही बताया है, दो मेथड इसके बताए कहां है अभी, सब प्रभु इच्छा।
हो गया? बोलो। चलिए अब लिखिएगा बेटा इसमें, नॉन टैरिफ मेजर्स आर नोट द सेम एज नॉन टैरिफ बैरियर्स एनटीबी because measures greater than barriers, measures greater than barriers, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होगा और रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा, कम होगा ना बेटा। भाई हमने 16 पढ़े, उसमें एगो नाम था कौन सा, प्रोहिबिटिव, एक जगह पे नहीं रिस्ट्रिक्शंस था, बाकी जगह तो हमने क्या करा था, टैरिफ। तो हम क्या बोल देंगे कि नहीं प्रोहिबिटिव जो ही है वही टैरिफ है, नहीं ना, टैरिफ ज्यादा है, प्रोहिबिटिव क्या है, कम है। तो मेजर्स बहुत सारे हैं, उसमें एक छोटू सा कौन सा है बेटा, बैरियर्स है। ठीक है, तो हम आसान शब्दों में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर ये पूरा हमारा एनटीएम है तो ये एक छोटकू सा क्या होगा बेटा, एनटीबी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एनटीबी इज द सबसेट ऑफ एनटीएम्स। समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा, कि नॉन टैरिफ बैरियर्स इज द सबसेट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स, क्योंकि मेजर्स बहुत सारे हैं और उसमें एक छोटू सा पार्ट कौन है बेटा। आसान शब्दों में समझने के लिए देखो ना, आप लोग कंपनी अकाउंट पढ़े होंगे, कंपनी अकाउंट में एक शब्द होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, है ना, और एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है या नहीं होती है। अब ऐसा कहने की थोड़ी ना बोल देंगे नहीं नहीं जितना ऑथराइज सब हमारा इशूड ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, ये जो इशूड है वो सारे सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो अंतर होता ही नहीं, जब पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो क्या हो गया, मेजर्स ज्यादा और बैरियर्स कम होगा। तो ये जो हमारे नॉन टैरिफ मेजर्स हैं ये हमारा दो प्रकार का होता है। तो लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ NTM, देयर आर टू टाइप्स ऑफ NTM। अब ये टू टाइप्स कौन कौन से, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में भी दो बातें हम लोग करेंगे, टेक्निकल में कितनी बातें करेंगे बेटा, दो बातें। पहला SPS मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, बाद में नाम लिखा दूंगा अगली क्लास में जब इसको एक्सप्लेन करूंगा ना तब लिखवा दूंगा। तो पहला हो गया हमारा SPS मेजर्स और दूसरा है बेटा हमारा TBT। ठीक है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, वो हम बाद में आराम से करेंगे। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। हमें झेलने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।